अस्सलाम वालेकुम। आज हम पैथोलॉजी में एपोप्टोसिस और निक्रासिस को डिफरेंशिएट करेंगे। एक्चुअली जो निक्रासिस है ये एक एंजाइमेटिक या फिर इस्केमिक प्रोसेस है, यानी ब्लड फ्लो की कमी की वजह से, इस्कीमिया की वजह से या फिर किसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से जब सेल की डेथ हो जाती है तो उसको हम निक्रासिस कहेंगे। जबकि एपोप्टोसिस जो है ये जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ है, जिसमें किसी सेल को जेनेटिकली प्रोग्रामिंग उसकी हो जाती है, यानी उसी सेल का अपना टाइम पूरा हो चुका होता है, तो वो सेल जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो वो जो डेथ है, वो जो नेचुरल डेथ है, जो प्रोग्राम डेथ है, उसको हम एपोप्टोसिस कहेंगे। फिर निक्रासिस और एपोप्टोसिस दोनों प्रोसेस जो हैं दोनों पैसिव प्रोसेसेस हैं। निक्रासिस में सेल की जब डेथ होगी तो उसमें कई सारे सेल यानी ग्रुप ऑफ सेल जो है उनकी डेथ होगी, सिर्फ एक सेल की डेथ नहीं होगी। एक सेल की वजह से फिर कई सारे सेल इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से या एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से बाकी जो सराउंडिंग सेल होते हैं वो भी डेड हो जाते हैं। जबकि एपोप्टोसिस जो है उसमें सिर्फ एक सिंगल सेल की ही डेथ होती है। निक्रासिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजिकल होता है, ये कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। सेल जो है उसकी अपनी प्रोग्रामिंग डेथ जो है वो अभी तक पूरी नहीं हो चुकी होती है कि सेल की डेथ हो जाती है, यानी ये सिर्फ पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। जबकि एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल, मेनली ये फिजियोलॉजिकल है, लेकिन पैथोलॉजिकली भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब ये है कि आरबीसी है, उनका अपना टाइम है 120 डेज़, तो वो जब तक पूरे नहीं होंगे तो आरबीसी की डेथ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो दिन पूरे हो जाएंगे तो एपोप्टोसिस के ज़रिए आरबीसी की जो डेथ है वो हो जाएगी। यानी ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। नॉर्मली हेमियोस्टासिस को स्टेबलाइज़ करने के लिए, बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए ये होता रहता है। और इसी तरह जो स्किन के सेल हैं, जो डेड सेल है, उनकी शेडिंग जो है ये भी एपोप्टोसिस के थ्रू होता है। लेकिन ये पैथोलॉजिकली भी हो सकता है, लाइक कैंसर सेल के केस में या किसी इन्फेक्शन के केस में तो ये हो सकता है। और इसी तरह सेल साइज़ जो है एपोप्टोसिस में निक्रासिस में इंक्रीज़ हो जाता है। यानी निक्रासिस में सेल जो है वो श्रिंकिंग नहीं करेगी बल्कि सेल स्वेलोविंग करेगी, साइटोप्लाज्म का साइज़ बढ़ जाएगा और इस स्वेलोविंग की वजह से फिर बाद में बर्स्टिंग भी हो जाती है। जबकि एपोप्टोसिस में सेल की जो इंटरनल जितना भी कंटेंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है और सेल श्रिंक कर जाता है, यानी सेल की श्रिंकिंग होगी एपोप्टोसिस के केस में। साइटोप्लाज्म जो है निक्रासिस में ड्यू टू स्वेलिंग होगी, फिर जो वो है सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा, इसलिए निक्रासिस में सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है। जबकि एपोप्टोसिस में सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है। वो जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनते हैं उन्हीं में वो सेल मेम्ब्रेन तकसीम हो जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन की कोई डैमेज नहीं होती, उसके प्रॉपर्टीज़ वही इंटैक्ट प्रॉपर्टीज़ रहते हैं। और निक्रासिस में इन्फ्लेमेशन होती है क्योंकि जो निक्रोटिक सेल होता है, जिस सेल की डेथ हो जाती है, उनके एंजाइम्स जो होते हैं, जो सेलर कंटेंट होते हैं, वो बाकी जो साइड वाइज जितने भी सेल होते हैं, जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, उनको भी डैमेज कर लेते हैं, जो इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है। जबकि एपोप्टोसिस में एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो कि मेम्ब्रेन में बॉन्ड होते हैं वो सिर्फ वेजिकल के फॉर्म में इस तरह सिक्रीट हो जाते हैं और कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। मार्कर्स जो है निक्रासिस का कोई मार्कर्स नहीं है, लेकिन एपोप्टोसिस के मार्कर्स हैं, लाइक इनेक्सिन वी और इस तरह CD95। ये वही डिफरेंस है कि ये जो निक्रासिस है ये कोई भी हेमियोस्टासिस के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन एपोप्टोसिस जो प्रोसेस है ये चूँकि फिजियोलॉजिकल है इसलिए ये हेमियोस्टासिस को मेंटेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, लाइक ट्यूमर सेल है, पैथोजन सेल है, उनके एलिमिनेशन के लिए भी ये डेथ हो सकती है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एपोप्टोसिस में सबसे पहले मेम्ब्रेन की श्रिंकिंग होगी, फिर उसके बाद एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगे। लेकिन निक्रासिस में सेल की स्वेलिंग होगी और फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन होगा और यानी रप्चर होगा मेम्ब्रेन का, और इस तरह जितना भी सेलुलर कंटेंट है वो भी रिलीज़ हो जाएगा और इससे इन्फ्लेमेशन भी काज होगा। इस डायग्राम में भी इस तरह है कि एपोप्टोसिस में श्रिंकिंग होगी, आप डायग्राम में देख सकते हैं, फिर मेम्ब्रेन की बेल्बिंग होगी, ब्लीबिंग, ये जो स्पेशल यानी वेजिकल लाइक जो अपेरेंस पहले दे रहे हैं कि जिस तरह वेजिकल एक्सोसाइटोस होता है जिस तरह, उसी तरह की वो जो ब्लीबिंग हो रही है। फिर उसके बाद तो एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगे और इसी एपोप्टोटिक बॉडीज़ के अंदर ऑर्गेनेलीज़ होते हैं और वही ऑर्गेनेलीज़ फंक्शनल भी होते हैं। जबकि निक्रोसिस में एक डिफरेंट ये भी है कि निक्रोसिस में ऑर्गेनेलीज़ फंक्शनल नहीं होते, उनकी फंक्शनल इंटीग्रिटी क्या हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट एपोप्टोसिस एंड निक्रासिस। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये भी वही डायग्राम है, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।